नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बात करते हैं बंगाल चुनाव पर। 2 मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एसआईआर के खिलाफ जो याचिकाएँ दायर हैं, उनको सुनने से मना कर दिया है। वहीं वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को डराने के लिए ममता दीदी ऐसे-ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रही हैं, जो ये बताता है कि वो खुद बेहद डरी हुई हैं और योगी बाबा ने तो ममता को बुलडोज़र की धमक सुना दी है। यही वजह है कि ममता ने अब गाना शुरू कर दिया है कि इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आई, तो राज्य में कई लोगों को अपना घर, अपने आश्रय खोना पड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, क्या वहाँ लोग घरों में नहीं रह रहे हैं? तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं, यानी कि सीधे-सीधे हिंदुओं को डराया जा रहा है, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि हिंदू को बंगाल में इतना घायल किया गया कि अब वो घातक हो चुका है। तो घातक क्या करेगा? इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप आरके सिंह जी प्रारब्ध से। संदीप जी, बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जय श्री राम जी। जय श्री राम। और दर्शकों से मेरा आग्रह भी है कि आप संदीप जी को सुना करें, प्रारब्ध पे जाकर के प्रारब्ध को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ बड़े अच्छे शो रहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर लीजिए। तो संदीप जी, एक तरफ तो बंगाल में घायल हिंदू अब घातक हो चुका है और इसे देखिए ममता दीदी समझ चुकी हैं, क्योंकि ममता ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं। मतदाता का मूड तो समझ ही रही हैं। अब ओवरलैपिंग के लिए वो सारे कदम उठा रही हैं। तो कैसे आप डिफाइन करते हैं इसे? मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने बहुत सही तरीके से बंगाल की सारी सिचुएशन को एक लाइन में बता दिया, जो बहुत रिलेवेंट है कि घायल है इसलिए घातक है, और ये हिंदू वहां दिखा रहा है। अब वह भी जानता है इट्स नाउ और नेवर, कि या तो बंगाल जो है बांग्लादेश हो जाएगा, मुसलमानों का पूरा अधिकार हो जाएगा, या पूर्ण रूप से आप हिंदू होने और भारत से मेन स्ट्रीम में जुड़ने के, हाँ बंगाल भारत से बहुत पीछे है, तो वापस भारत के साथ कैचअप करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। एक समय था उत्तर प्रदेश से लोग कलकत्ते जाया करते थे, उत्तर प्रदेश बिहार हर जगह से नौकरी की तलाश में कलकत्ते जाते थे। बहुत सारे गाने बने इन चीजों, कलकत्ता का नाम ले लेके बहुत सारी चीजें। आज उसी बंगाल से लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इन सब जगहों पर उत्तर प्रदेश लखनऊ वगैरह आते हैं, कार्य करते हैं और अच्छे खासे अच्छे लेवल के जॉब्स करता है। एक रिवर्स भी हुआ। तो वहां पर योगी जी ने जो बात कही है, ठीक है, वहां का हिंदू ये देख रहा है, कोई कब तक अपनी जमीन पर तड़पेगा, टूटेगा। आप सोचिए क्या बंगाल की जनता झेलती है कि हर दिन अपना कोई काम करने जाओ, अपना घर बनवाने जाओ, कुछ भी करने जाओ, तो उसकी रिपोर्टिंग जो है चौराहे पे बैठा हुआ है, और ये चीज 50 साल से हो रही है। अब यह स्वतंत्रता जब मिलेगी, जब तोलाबाजी खत्म हो जाएगी, कटमनी खत्म हो जाएगा, तो आप सोचिए क्या स्वतंत्रता की सांस लेगा। हम भी लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर यूपी में झेलते थे, जब पुरानी सरकारें थी, जब माफिया राज होता था, तो इस डेली तो कोई नहीं लूट रहा था जनता को, पर मुख्य रूप से एक दहशत तो रहती थी कि कब क्या कहाँ पर किस कौन कर दे, क्या कर दे, किसके हत्थे कौन चढ़ जाए। तो ये वो दहशत तो वो मनुष्य जो है ना, बाय नेचर स्वतंत्रता प्रिय होती है, उसको स्वतंत्रता के लिए ही सारी लड़ाइयां लड़ता है। बंगाल के हिंदू को यह स्वतंत्रता देखने को 50 साल से नहीं मिली। बेसिक लाइफ में भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम। कमिंग बैक, मोदी जी ने एक लाइन कह दी है वहां पर, सबका साथ, सबका विकास, और जिसने इसने लूटा है उसका सबका हिसाब। तो जो सबका हिसाब उन्होंने जोड़ दिया है ना, ऐसे ही कड़े शब्दों की बहुत लोग को मोदी से बड़ी इच्छा थी कि मोदी जी कुछ तो जी, कहें, जी। कुछ तो कहें। उसका नेक्स्ट लेवल अमित शाह जी ने वहां रह के कर दिया। 15 दिन है वहां, वो अपने पूरे वोटर्स को जो है विश्वास दिला रहे हैं कि जिसने 2021 से 2026 तक भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा, या उससे पहले भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा, उनके परिवारों को परेशान किया, सबका हिसाब होगा। तो वो बदला तो होगा, और ये दो लोग बदला, ऐसा ये दो लोग के बारे में फेमस है, ये भूलते नहीं है, बदला जरूर लेते हैं। तीसरा, नेक्स्ट लेवल हमारे योगी जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा, उन्होंने काफी कुछ कहा, और सबसे बड़ी बात, शुभेंदु अधिकारी जी ने उनके चरणों में अपना माथा रख दिया।
तो गोरखनाथ पीठ के महंत होने के कारण भी यह कार्य वह कर सकते हैं, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर योगी जी का जो ऑरा है, और शुभेंदु अधिकारी जी ने बंगाल के हिंदुओं को बताया कि मेरा रोल मॉडल क्या होने वाला है, आपको ये मिलने वाला है यदि मैं सीएम बना। वो अघोषित चेहरा वही है। और ठीक है, जिस प्रकार से सड़क पर उन्होंने संघर्ष किया है, बंगाल की भाजपा के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, पर जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, वो यही है कि बंगाल का वोटर को यह एहसास दिलाया जा रहा है, जो प्रताड़ित रहा है, जो पीड़ित रहा है, जो कम्युनिस्ट शासन, जो मुसलमानों के शासन, जो बांग्लादेशी तस्करी, उन्हीं के गाय, उन्हीं के जमीनें लूटी गई, मतलब बहुत कुछ प्रताड़ित किया गया। उनको ये मौका मिल गया कि उनको ऊर्जा मिली है, उनको मौका भी मिला है, उनको उनके मन से भय हटाया गया है। ये बाहर जितने हमारे नेता जा रहे हैं, और ये बंगाल के जो भाजपा के लोग हैं, वो भी जमीन पर यही कार्य कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है उनके लिए कार्य करना, जो क्योंकि पुलिस उनके साथ है। अभी तो सीआरपीएफ की कुछ बटालियंस के साथ बंगाल की पुलिस बैठ के लड़ाई कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस और सिस्टम तो 50 साल से वही है ना, उसको उसने तो वो तो बेनिफिशियरी रहा है इस पूरे सिस्टम का। भाई वहां के पुलिस अधीक्षक ही तो सीबीआई के लोगों को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, और उनके पुलिस अधीक्षक को ही बचाने के लिए ममता धरने पे बैठ गई थी। तो पुलिस का जो पूरा वहां के सिस्टम है, या ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, नौकरी वालों का सिस्टम है, उनको तनख्वाह भले ना मिले, लेकिन वो बेनिफिशियरी, उसमें भी दो फाड़ हो रही है। कुछ लोग होंगे ना, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी आए तो भाई वही पुलिस थी, वही ब्यूरोक्रेसी थी, उन्हीं से काम लिया, उन्हीं से जो लोग पुलिस के आतंक, मतलब माफिया राज में पुलिस को दबा के रखते थे, या पुलिस के माध्यम से भी अपना कार्य करते थे, उसी में से कुछ अधिकारी ऐसे थे जो प्रताड़ित थे। योगी जी ऊपर लाए उनको, उन्हीं के माध्यम से क्या शानदार कानून व्यवस्था थी। तो बंगाल में भी तो पुलिस वाले होंगे ना, 600 एसएचओ थे, जिसमें से 400 एसएचओ को ममता बनर्जी ने शंटिंग में डाल रखा था। उनको कोई पोस्टिंग नहीं दे रखी थी, उनको कुछ नहीं कर रखा था। 200 एसएचओ से अपना पूरा प्रदेश संभाल ली थी। तो वो भी लोग आएंगे, वो प्रताड़ित रहे होंगे, वो नहीं उनके मन। भाई एक एक बात कोई भी हो, जितना अत्याचार ये मुसलमान तंत्र जो है करता है, इसके आगे किसी का भी दिल पसीज जाएगा। तो कमिंग बैक टू दिस कि आज में हमारे साथी, आपने कहा प्रारब्ध है, तो हमारे अवनीश जी वहीं पर हैं, कलकत्ता में इस समय वो जमीन पर जायजा लेने गए हैं, और जी पिछले 2 दिन से परेशान है कि नेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, फोन से नहीं मिल रही है। होटल में जिसमें रुके हैं ठीक ठाक होटल है, उसमें वाईफाई की सुविधा उतनी नहीं अच्छी जितनी आजकल तो होटलों में मिल जाती है। बिल्कुल। वीडियो करें, अपलोड करें, कह रहे हैं अपलोड करने में 1 घंटा लग रहा है, हम लोग सड़क पे खड़े होकर लाइव नहीं कर सकते। जबकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाते जाते हम लोगों ने वीडियोस किए हुए, इतनी, और वो भी नेट कनेक्टिविटी इतनी शानदार मिल जाती है, 5G। तो एक अघोषित डेटा पर भी नियंत्रण कर रखा है ममता बनर्जी ने। वो 3G 4G चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वीडियोस ना बाहर जाए, जनता, ठीक है, आप लोग कह रहे होंगे वीडियोस तो आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो उतनी तेजी नहीं है जितनी वहां पर होनी चाहिए। इसीलिए अमित शाह भी है, गृह मंत्रालय भी है, कोई डाल तो पात पात। तो ये बड़ा आवश्यक है यह कि ममता बनर्जी का जो वोटर है वो इस बार डरा हुआ है, या ममता बनर्जी का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो डरा हुआ है, और जो एक्चुअल जनता है वो निकल चुकी है तानाशाही से हटाने के लिए। और तानाशाह हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डरता है, जनता से डरता है। बंगाल की जनता, उम्मीद है, दिख तो रहा है कि जाग गई, बाकी देखते हैं। जी मनिंदर जी। एक्चुअली एक्चुअली संदीप जी, वोटर से ज्यादा ममता दीदी खुद डरी हुई हैं, क्योंकि आप देखिए वो मतलब उन्होंने घास नहीं काटी है इतने दिनों से, वो भी समझ रही है कि मतदाता का मूड किस तरफ है। अदरवाइज उन्हें क्या जरूरत है, लास्ट मोमेंट तक वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। आई मीन उनके जो वकील हैं वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में जो मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर के 13 लोगों ने जो याचिका दायर की थी, उस पर सोमवार को सुनवाई होती है, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। अब इसे आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी की डिमांड ये है कि जो वोटर आपने जिनके एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप तो ये मत करिए कि इनका वोटिंग का अधिकार या जो भी है
वो छीन लीजिए, तो वोटिंग का कोई अधिकार नहीं छीन रहा है। इनसे बार बार कहा जा रहा है कि आपके भाई ये कौन लोग हैं जिनको जो है इसी ने वोटर आईडी इशू नहीं किए? ये वो लोग हैं ना जिनके कागजों में प्रॉब्लम है। भाई 6.5 करोड़ लोग का SIR हो गया, 6.5 करोड़ लोग वोटर हो गए, तुम ही कैसे नहीं हो पाए भाई? तुम ही 15-20 लाख जो भी हो, तुम्हारी कागज में कैसे समस्या निकल गई? 6.5 करोड़। अच्छा, ये देरी का कारण कौन है? ये प्रॉब्लम क्रिएट किसने की? ये शुरू में BLAs को मारा किसने, पीटा किसने? BLAs बदले गए, पता नहीं क्या क्या BLOs सब, मतलब हम सबने कितने महीनों से हम लोग ये प्रक्रिया देख रहे हैं। सितंबर से ही चालू हो गया था इनका। तो ये इसका अगर आपने कोशिश की कि इन्होंने हम अच्छा, सबसे बड़ी बात, पूरे देश में ऐसा, ये यूपी में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, हर जगह हो गया। सारी समस्या जो सुनने में आई वो ममता बनर्जी को ही आई। सब पॉइंट इज कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड भी है। हम क्यों किसी बांग्लादेशी को वोट करने दे भाई? हम एक हिंदू, यदि वो पलायित हो गया है या हिंदू की डेथ हो गई है, उस हिंदू के नाम पर कोई मुसलमान क्यों वोट देगा? ये क्या तरीका हुआ? तुम और सबसे ज्यादा कागज तो इनके पास होते ही हैं। 15 साल से सत्ता में तुमने सबके कागज बनवा रखे। तुम्हारे अधिकारियों ने फर्जी कागज बनवाए, इसका मतलब ऐसे फुल प्रूफ पता नहीं कितने लोगों के कागज बनवा दिए होंगे। बाहर से आदमी आता जा रहा है, भरते जा रहे हैं, आदमी आता जा रहा है, भरते जा रहे हैं, शहर को स्लम बनाए जा रहे हैं, और ये तुर रहा है कि नहीं ये लोग वोट दें। क्यों वोट दें? क्या बेवकूफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही किया भाई, इसको सुनने का भी तुक नहीं बनता है। ECI के मतलब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्या कर पाएगा? तुमने प्रॉब्लम क्रिएट की है, तुमने डिले किया है, तुम्हें ये लगा कि चुनाव बाद में, क्यों लगेगा? मोदी जी ने कभी के कौन सा चुनाव जो है पहले कराया हो, बाद में कराया हो? जो मियाद है, जो उसकी जनता ने जिसको जितने समय दिया, वो उसको समय पूरा मिलेगा अपने सरकार। आपको 356 लगा, क्यों नहीं हटाया? आप तो ये सब इसीलिए कर रही थी कि आपको हटा दिया जब मुख्यमंत्री पद से, आखिरी 6 महीना में क्या ही करेंगे काम, आखिरी फ्री होके चुनाव लड़ेंगे? नहीं, आप CM बनने के लिए 2021 में चुनाव लड़ी थी, CM बनिए पूरे 5 साल के लिए। क्यों क्यों हट जाएंगी आप? कोई क्यों हटाएगा आपको? लड़ो, पूरी ताकत तो है, CM तो हो ही, तो बनवा लेते कागज, ठीक करा लेते। खुद ही नहीं कराया तो तुम्हारी कोई क्यों सुनेगा? और दूसरी बात में, ये लोग थोड़ा सा नौटंकी भी करते हैं। जो मुसलमान वोट बैंक सपोर्टेड नेता होता है, जब वो हारने लगता है ना, तो वो अपनी पार्टी को भी तज देता है, कहता पार्टी जाए भाड़ में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ ठीक रहनी चाहिए, मेरा बुढ़ापा ठीक जाना चाहिए। 3 उदाहरण देता हूँ। मुलायम सिंह यादव, उनके रहते 2014 में उन्होंने देख लिया कि भैया हिंदूवाद की ऐसी आंधी चली है कि अगली बार भाजपा आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जमीन के नेता जानते थे, मोदी जी के कान में कुछ कहे, चैन से घर में रहकर, इतने केसेस थे भ्रष्टाचार के या जो भी था, कुछ नहीं, घर में रहते रहते चले गए। ठीक है भाई। लालू है, लालू ने अपनी पार्टी को तस दिया, आराम से बुढ़ापा घर में कटेगा, क्या चुनाव लड़ना बिड़ना, लड़कों में लड़ाई होती है, हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जैसा, मैं चैन से घर में रहूंगा। दोनों जगह हुआ। तीसरा, शरद पवार, अभी कल जो व्हील चेयर पे राज्यसभा के सांसद लिए हैं, पार्टी टूटे चाहे भाड़ में जाए, चाहे बच्चे चला पाए चाहे न चला पाए, आई डोंट केयर। भतीजा की डेथ हो गई या बेटी नहीं सेट हो पा रही, कोई बात, मेरा हो गया, मेरा बुढ़ापा चैन से कटना चाहिए। ममता भी सेम मोड में। अभिषेक बनर्जी ज्यादा प्रॉब्लम में होगा, उसका करियर खराब है, क्योंकि उसको तो उसको क्या संपत्ति बना लिया, बाहर चला जाएगा, क्या समस्या है, छोड़ देगा उसको। पार्टी उन्होंने अपने लिए बनाई थी, अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए बनाई थी, कि अपना पार्टी के लिए जान देने के लिए बने थे? पार्टी के लिए जान देना या पार्टी के लिए त्याग करना, ये सब भाजपा के संस्कार है, ये हिंदूवादी के संस्कार है। इस्लामिक वोट बैंक का जो सपोर्ट लेता है, वो बाई नेचर काहिल होता है, बाई नेचर मेहनती नहीं होता है। खासकर अगली जनरेशन तो 100%। फ्री में मिल रहा है वो, ठीक है, क्या करना है, लूटेंगे, हाँ लूट लो, प्रदेश लूट लो, कुछ भी कर लो, हम आंख बंद करके पड़े रहेंगे, बढ़िया अपना एंजॉय करेंगे। तो ये ममता बनर्जी भी ये जितना खेल खेल रही है, देखिए, वो काम कर रही है जिसमें हार रही है, तो कर रही है दिखाने के लिए, देखो मैं कुछ तो कर रही हूँ। कुछ तृणमूल के मुसलमान वोटर्स ने और नेताओं ने कहा कि
पहले हम तृणमूल के भरोसे थे, अब तृणमूल हमारे भरोसे। तो ममता को मुखौटा बनाकर तो एक्चुअली एंजॉयमेंट ये मुसलमान तंत्र करता है। जो कलकत्ता का मेयर है, जो हुमायूं कबीर था, जो ये सब थे जितने थे, भाई लूट कौन रहा था? महिलाओं के साथ अभद्रता कौन कर रहा था? मैक्सिमम तो बेनिफिशियरी मुसलमान तंत्र है वहां का, जो मुसलमान पॉलिटिकल मुस्लिम इस्लाम है वहां का, बंगाल का। और बंगाल में विशुद्ध हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा है, और कोई मुद्दा है भी नहीं। जो प्रताड़ित है, जो दुखी है, उस वो हिंदू है। जो पीड़ा दे रहा है, जो लूट रहा है, वो मुसलमान है। और जो तृणमूल के कुछ हिंदू वाले हैं, वो आज नहीं है मुसलमान तो कल हो जाएंगे। उनका होना तय है। वो जो भद्र लोग हैं, जो भी इनके तृणमूल के हिंदू सपोर्टर्स हैं, जो मुसलमानों के बेसिस पे अपने ही प्रदेश, अपने ही भाई बहनों को लूट रहे हैं, तो उनका कल को मुसलमान हो जाना तय है। पूरे बांग्लादेश में कौन कन्वर्ट हुआ है? कैसे हो गए मुसलमान? कैसे हो गए? यही लोग थे, यही यही नेचर है, यही चरित्र है जिनको हम देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों के साथ लेकर पूरा प्रदेश की गर्त में भेजने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। तो ये लोग कल को मुसलमान हो जाएंगे, क्या समस्या? इनको सत्ता में रहना, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ममता भी कहती, तुम लोग को भी जानती हूं मैं, तुम लोग को योगी, अमित शाह सब निपटेंगे। ममता, देखिए ममता पर व्यक्तिगत कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ममता के मंत्रियों पर है। अब हो सकता है जब सरकार को ले तो कुछ हो, चले केसेस वगैरह पर भी, हत्या पे या जो भी रहा हो। पर ममता का देखिए व्यक्तिगत रूप से चरित्र साफ रखा है उन्होंने कि नहीं नहीं मैं तो भ्रष्टाचारी नहीं हूं, तो साड़ी पहनती हूँ, ठीक है, तुम पे केस चलेगा चलेगा। लेकिन बुलडोजर, ममता के नाम पे संपत्ति भी नहीं, जिस सब बुलडोजर उस पे चलेगा ना जिसने अवैध संपत्ति बनाई है। तो जिसने संपत्ति बनाई, जिसने लूटा है, वो तैयार रहे। उसी को अपने ही उसी वोटर को, सॉरी अपने ही उसी सिस्टम, तृणमूल के जो सिस्टम है, उसको ममता दिखा रही कि देखो मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, बाकी तुम लोग जमीन पे देख लो। अब चुनाव के बाद अगर ममता हारती है, जो कि हारना चाहिए, उसके बाद ममता का जीवन थोड़ा सा ठीक ठाक बीतेगा, ममता जिंदा रहेंगी, ममता मस्त रहेंगी। ये तृणमूल का सिस्टम टूटेगा। ये कम्युनिस्ट सिस्टम है, तृणमूल भी नहीं। तृणमूल तो एक नया, इन लोगों ने, सांप ने जो अपनी केंचुली बदल ली थी कम्युनिस्टों ने, और तृणमूल नाम ले लिया था, थे वही सब। तो ममता को हारना चाहिए। बंगाल के लिए नाउ और नेवर का सीन है, और ये चुनाव भारत का भी दिशा तय करेगा। और मुझे लगता है गृह मंत्री अमित शाह जी 15 दिन वहां हैं, तो वहां अपने वोटरों को और अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये समझा दिया गया कि देखो इस बार मत डरना, अगर ये जीते लड़ो, कस के चुनाव लड़ो, जो होगा देखा जाएगा। और अगर ये जीत भी जाएगी तब भी हम हटा देंगे इसको, तब भी हटा देंगे। जीत गई तो 356 लगा देंगे, कोई बात नहीं, परेशान में ये मुख्यमंत्री नहीं रहेगी, तुम गारंटी देते हैं। अब चुनाव लड़ो, चलो। अपने पास आखिरी हथियार तो है, ब्रह्मास्त्र तो है ही अपने पास। आज नहीं इस्तेमाल करेंगे, कल करेंगे, कोई बात नहीं, पहले चुनाव लड़ो तो सही। तो श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, उन्होंने कहा लड़ो, तुम्हारी लड़ाई, तुम लड़ो, लड़ो, बाकी हम तो पीछे ही हैं। तो आई थिंक ये भी एक मैसेज कन्वे हुआ है। सो इसीलिए और निडर हुए हैं कि अल्टीमेट वेपन तो है ही हमारे पास, डोंट वरी। जी। आपने संदीप जी जो संकेत दिया, जो मोदी जी ने वहां संकेत दिया है कि जिन्होंने लूटा है उनका भी हिसाब होगा, तो ये भी मतलब जान सुखाने के लिए बहुत बड़ा उनका तीर साबित होगा। और ममता बनर्जी हिंदुओं को डरा रही हैं, कह रही हैं कि आने वाले दिनों में उनके पास कोई घर नहीं होगा, उनका कोई पता नहीं होगा, बीजेपी सब कुछ छीन लेगी, वो सत्ता में आके बुलडोजर चलाएगी। आई मीन हेमंता विश्व शर्मा और योगी बाबा बंगाल में पहुंचे हैं, तो इनको बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। मैम देखिए, एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा अलग सा। जी। इस्लाम में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक सोचते हैं कि हमें जन्नत जाना है, इसलिए वो सारे कुकर्म करते हैं। दूसरा सोचता है कि मुझे दोजख नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि सबको जन्नत का ख्वाब है, दोजख का डर ज्यादा चलता है, ठीक है। ममता ये बात जानती है, तो अपने वाले सिस्टम को बता रही कि बेटा सत्ता में रहे तो जन्नत मिले चाहे ना मिले बात अलग है, लेकिन अगर सत्ता से हटे तो दोजख जरूर मिल जाएगी। और ये तीन आ रहे हैं, तीन चार, वो बहुत वेंजेंस के साथ आ रहे हैं।
और मैं तो चाहता हूं, मैं थोड़ा सा ये बात कड़ा शब्द बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि 4 मई के बाद उनके साथ कुछ दुर्गति तो होनी चाहिए। 100%। लंका को विजय करके राम जी आए, रावण मार दिया, और जितनी वानर सेना थी वो उसने आके खूब उत्पात मचाया। लक्ष्मण जी ने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं, राम जी ने कहा करने दो, कोई बात, रिलैक्स। तो वानर सेना जब जीतेगी तो उत्पात तो मचाएगी ना, अब बिना वानर सेना के असुरों का कैसे संहार कर दोगे, तो मचाएगी। वो मचा सकते हैं, आप नहीं मचाएंगे। हिंसा का जवाब हिंसा ही होना चाहिए, उनको भी डर लगना चाहिए, उनको भी भय होना चाहिए, उनको भी बिलों में दुबकना चाहिए। फिल्मों में हम क्यों देखते हैं कि हम क्यों ताली बजाते हैं कि हीरो ने जो है गुंडा पीटा, फिर पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया, फिर वो सारे गुंडों को पीट रहा है। मजा तब तक नहीं आता जब तक अकेला हीरो पीट रहा है। जब हीरो के साथ पूरा उसका समाज खड़ा हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है, उसके मन का डर हट जाता है, तब जब चेले चपाड़े गुंडे सब पीटे जाते हैं विलेन के, तब और मजा आता है। ये होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, ये मेरी इच्छा है और ऐसी आकांक्षा है, भगवान से प्रार्थना है। आप ये कहना चाह रहे हैं, देखिए ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। पिछले दिनों भाऊ तोरसेकर जी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे सीआरपीएफ और अदर जो सेंट्रल फोर्सेज़ हैं, उनको वहाँ पे बुला लिया गया है और वो लास्ट तक रहेंगे। मतलब जीत-हार जो भी नतीजे आएँगे, वो उसके बाद तक रहेंगे और ये सबको पता है कि जब लोग हारते हैं, कोई भी हो, देख हार-जीत तो चलती रहती है। जो भी हारता है, वो फिर उसके बाद काफ़ी रोना-पीटना मचाता है ना, जैसे कि आपने कहा। और वानर सेना जो है वो फिर अपना काम करेगी। तो ये जो फ़ोर्सेस वहाँ पहुँची हुई हैं, मेरे ख़्याल में ये इसीलिए लास्ट तक उनको रखा जाएगा। मैम एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग की गई है कि 23 तारीख को फर्स्ट फेज का चुनाव हो जाएगा। तो जी, जितनी सीआरपीएफ कंपनीज वगैरह हैं वो ऐसा नहीं कि वहां से हट जाएंगी और दूसरी जगह चली जाएंगी। वहीं रहेंगी। दोनों फेजेस के लिए अलग अलग सीआरपीएफ कंपनीज तैयार की गई हैं। 23 तारीख को चुनाव हो जाने के बाद भी सीआरपीएफ की कंपनीज उन्हीं जगहों पर रहेंगी और 29 वाली के लिए तो अलग से रहेंगी। अक्सर होता है कि जी, आप एक फेज में कर लेते हैं काम तो फिर आप मूव कर लेते हैं अपनी फोर्सेस को ना। 4 तारीख के बाद भी ये रहेंगी और रहना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, मान लीजिए गलती से ममता जीत जाती है, फिर हिंसा होगी, ठीक है, उस हिंसा को कारण बनाकर ममता बनर्जी को हटाया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी का चुनाव जीती तो 100% हिंसा होनी है। वो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा। पहले भी हमने देखा उनका, उनकी तो पूरी केस सुप्रीम कोर्ट में तैयार हुआ है। गवर्नर साहब क्या रिपोर्ट देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिन हर दिन बैठ के देखा है कि यार हमारे ही जुडिशियल अधिकारी मार रहे हो, पीट रहे हो, सब कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के पास तो पूरा डेटा मौजूद है कि तुम लोग किस तरीके के इंसान हो। तुम इस सरकार का नहीं, पिछली सरकार मतलब 21 से 26 में जीत जाएगी, 26 के बाद जो करेगी और 4 मई के बाद, वो तो केस है। 26 में क्या किया है, 25 में क्या किया है, उसके भी सारे केसेस, तो वो तो सॉलिड आधार है। हाँ, लोग कहेंगे फिर क्यों नहीं लगा दिया 356। जनता क्या करेगी, जनता क्यों नहीं लड़ेगी। और बंगाल को टीएमसी भाजपा नहीं चाहिए, बंगाल को एक्चुअल लोकतंत्र चाहिए। बंगाल को वाकई में जनता का रूल चाहिए, जनता की इच्छा से आए कोई, वो चाहिए, जबरदस्ती का नहीं चाहिए। जनता अपनी इच्छा से लेकर आए, अपने तरीके से लेकर आए, अपनी मेहनत से लेकर, अपने संघर्ष से लेकर आए। मैं वही उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश की और गुजरात की जनता को कहाँ 356 लगा के जो है मोदी जी यहाँ पे जीत गए, जनता की इच्छा थी ना। तो ये जो योगी जी को समर्पण, योगी जी के पीछे पीछे बैकिंग किसकी है, उत्तर प्रदेश की जनता की है। बिल्कुल। ये रहेंगे नेता। हम लोग कभी शिकायत करते हैं उत्तर प्रदेश वाले, कह रहे यार इनको फालतू में जो है बंगाल भेज देते हैं, गुजरात भेज देते हैं, देखो जहां देखो चुनाव है इन्हीं को भेज दिया जाता है। हम लोग तो नहीं शिकायत करते, हम कहते हैं योगी जी आगे बढ़ो, हम पीछे से यहाँ साथ में हैं, क्या समस्या है, मुख्यमंत्री बने रहो, जहां मर्जी जाने जाओ, पूरा देश जीतो। गुजरात की जनता भी मोदी जी के साथ ही करती है, तो मोदी जी आगे बढ़ो, पीएम बनो, जो बनना है बनो, हम हमारा टेंशन न लो, आप जिसको कहोगे वही यहाँ का मुख्यमंत्री हो जाएगा। नेतृत्व जनता तय करेगी, है ना। तो जन राम जी को भी राजा बनाने से पहले
राम जी के को जब वनवास दिया गया तो जनता दुखी थी, दशरथ जी तो दुखी थे। जनता इसलिए दुखी थी क्योंकि जनता चाहती थी कि यही बने राजा, तो जनता की इच्छा है, जनता की इच्छा से लोग आए। ठीक। जी। जी। सही कह रहे हैं। और देखिए, दिन में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं अमित शाह जी, और रात को बैठ करके वो सब फाइलें पलटते हैं कि क्या-क्या वहाँ पे गोरख धंधे हो चुके हैं। तो आपने संदीप जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और कई सारे मुद्दों पे आपने विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल पर आपके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच।